हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी आईक्यू। हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे थे, जो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है धातु एंड अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल शॉर्ट है, जो एग्जाम को करेक्ट कर देगा। इस टाइप से स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो तत्वों का ना बाबू, देख रहे हो आपको ऊपर ये दिख रहा होगा साफ साफ। इसे ना कितने भागों में बांटा गया, देखिए। ये तुम्हारा धातु का जो हम लोग पढ़े हैं, 5वां चैप्टर पढ़ना है। पीरियड मतलब क्या है, वो क्या आधुनिक आवर्तसारणी, इसमें पढ़ना होता है, जो कि इसमें दिखा रखा हूँ ऊपर की ओर। अब देखिए समझ में आ जाएगा क्या बोला इसने। तत्वों को उन्हें गुणधर्मों के आधार पर हम धातु को वर्गीकरण किया जा सकता है। मतलब गुण के ऊपर किसी को धातु को, तत्व को किसी को धातु में कर दिया, किसी में धातु में कर दिया, उसे बांट दिया गया, और किसी को उपधातु में बांटा गया है, ठीक है। आगे धातु के कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है दे रखा हूँ। जैसे लोहा हो गया, जिसे आयरन बोलते हैं हम लोग। एल्युमिनियम हो गया, जिसे एल बोलते हैं। चांदी एजी जिसे बोलते हैं। एयू मैंने कॉपर, मतलब एयू मैंने सोना होता है, और सी मतलब कॉपर होता है। तो देखिएगा, ये धातु का कुछ एग्जाम्पल हो गया। हम लोग पढ़ते हैं अधातु के कुछ उदाहरण। धातु क्या होता है, बस इसमें करंट पास ना हो, आगे सब डिटेल में लिखा हुआ है, समझिएगा। धातु के कुछ उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब धातु है बाबू। क्या है सब, ये सब धातु है। आगे देखेंगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू धातु के गुणधर्म, यानी धातु का प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ बोला जा रहा है धात्विक। इसमें देखिए क्या होता है, पहला तो धात्विक चमक होता है। कोई भी धातु के अंदर धात्विक चमक होना चाहिए, मतलब वो चमक होता है उसके अंदर। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, कठोरता, वो कठोरता होगा। तीसरी बात बोलेंगे रूप, उसका रूपरेखा कैसा है। फिर उसके बाद कैसे हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अधातुवर्ता। अधातुवर्ता क्या होता है ना, सब जानेंगे इसके बारे में, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू धातु के बारे में, मतलब धात्विक चमक के बारे में। पहले धातु फिर अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले धातु और फिर क्या, धातु के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ चला गया, ये रहा, देखिए। जैसे देखिए बाबू, यहाँ पे बोला जा रहा है धातुक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, कैसा होती है, चमकदार, बिल्कुल ही चमकदार होती है। फिर क्या बोला है, अधातु में देखिएगा, अधातु चमकीलीन होता है, चमकीलीनहीन होता है, और चमकीला नहीं होता है, ठीक है, चमकीला नहीं होता है। आयोडीन धातु अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अपवाद में लिखा हुआ बाबू, देखिएगा, आयोडीन है ना नमक, वो अधातु होते हुए भी चमकता है, ठीक है। ये तुम्हारा अपवाद में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट, कठोरता क्या होता है, देखिएगा। धातु जैसे समानता है, कठोर होता है, जो समान होता है ना, कठोर, जैसे लोहा देखते हो, सोना देखते हो, चांदी देखते हो, कठोर नहीं होता है, ठोस नहीं होता है, तो पानी जैसा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये बोलता है क्या, लेकिन थोरियम और सोडियम पोटेशियम मुलायम होता है। क्यों, लिथियम, जैसे बोलते नकली बोलते चाकू से काट सकते हैं, बोलते थे ना, सोडियम पोटेशियम और लिथियम, यह क्या होता है, मुलायम होता है, इसे चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखिए बाबू, ये अधातु में देखिएगा, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, ऐसे भंगूर होते हैं। भंगूर मैंने ईटा को देख लीजिए, ईटा को मैं तोड़ूंगा तो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। कैसे बिस्कुट तोड़ते हैं तो नहीं दिखता, दान दाना से हो जाता है, वैसे ही हो जाता है इसमें भी। और कार्बन के एक अपरूप हीरा है, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है या तत्व है। समझ में, सब वाला बोलेगा सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व तो हीरा है, समझ में ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे बाबू रूप के बारे में। देखिएगा, धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे लोहा ठोस नहीं रहता है, कुछ भी कॉपर हो गया ठोस रहता है, लेकिन एक ऐसा धातु जो लिक्विड अवस्था में रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पारा बोलते हैं। इसे मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पारा या मरकरी बोल सकते हैं। केवल देखिए इधर लिखा हुआ है, केवल मरकरी या पारा को छोड़कर जो द्रव में रूप पाया जाता है, खाली इसी ये द्रव में, बाकी सब क्या है, सॉलिड में। समझ में आ रहा है। द्रव में जैसे देखो हम थर्मोमीटर नापते हैं ना, पहले डॉक्टर यूज करता था, उसके अंदर ना थर्मोमीटर रहता है, उसमें रहता है क्या, मरकरी भरा रहता था, ठीक है। तो उसमें लिक्विड अवस्था में है, वो चिपचिपा जैसा गोंद की तरह रहता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे पढ़ेंगे हम अधातु के बारे में। अब अधातु है ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है, चाहे ठोस होगा चाहे क्या होगा, गैस होगा। जैसे देखिए, केवल ब्रोमीन को छोड़कर तरल अवस्था में रहता है, मतलब केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में रहता है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में रहता है, तरल मैंने समझा लिक्विड, उसमें रहता है, बाकी कोई नहीं रहता, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, अधातुवर्ता किसे बोलते हैं, देखिएगा, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे अधातुवर्ता कहते हैं। पेपर में आया हुआ 2020 में और 2021 में भी। अधातुवर्ता किसे कहते हैं, देखिएगा, कुछ धातु होता है ना, इसे पीट पीट के लंबी चादर के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलता है अधातुवर्ता, ठीक है, उसे बोलता है धातुवर्ता। ऐसे में सिर्फ धातु में होता है, अधातु में नहीं होता, ठीक है। देखिए अब अधातु के बारे में बात करते हैं। अधातु मतलब अधातुवर्ता इसमें नहीं होता है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास ईंट है, ठीक है, ईंट का टुकड़ा है, मान लीजिए ऐसा ईंट का टुकड़ा ऐसा तोड़ेंगे ना तो ये अलग अलग टूट जाएगा, ये वो नहीं होगा, लमरेगा नहीं, समझ में आया ना, इसे बोलते हैं अधातुवर्ता, ठीक है। आगे देखिएगा बाबू, फिर हम बोलेंगे तन्यता, क्या पढ़ेंगे, तन्यता क्या होता है, किसी भी धातु को मतलब पीट के लंबी तार के, मतलब तार के रूप में बदल देते हैं ना, उसे तन्यता बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ तन्यता पढ़ेंगे। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तन्यता। जैसे मान लीजिए लोहा का टुकड़ा है या गोल है, इसको मैं पीट पीट के तार बना दिया तो बन गया तन्यता।
अब यार धातु में क्या होता है, इसमें आधातक नहीं होता। लकड़ी को तुम तीर को चौड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते ना जी। ईटा को मतलब ईटा घट रहा है तो कर दोगे क्या तीर के, नहीं होता है, मारते टूट जाएगा वो। आगे देखिएगा, अब विद्युत, अब है उष्मा का चालक। उष्मा मैंने विद्युत का भी करंट पास हो जाएगा, उष्मा भी करंट पास कर देगा, ठीक है। उष्मा कैसे बाबू देखिएगा, मान लीजिए हम लोग रोटी बना रहे हैं, ये तावा रहता है तो यहाँ ही नहीं हीट देते हैं बाबू, यहीं पर हीट देते हैं तो धीरे धीरे इधर भी गर्म हो जाता है, इसे बोलते उष्मा का चालन हो रहा है एक तरह से। और करंट तो करंट में देने में तो हो ही जाता है, समझ में आ रहा है। उष्मा विद्युत का चालक कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट देखना। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, धातु एवं उष्मा के चालक, चालक मैंने करंट पास कर दे। देखिएगा, सामान्य धातु विद्युत व उष्मा के सुचालक होता है, सुचालक मैंने करंट पास और करता है। सीसा और मरकरी कुचालक होता है। बोलेगा ऐसा कौन सा धातु है जिस मतलब धातु जिसमें चला करंट पास नहीं होता, तो बोलना सीसा और मरकरी, यानी हाँ मरकरी, मरकरी मरकरी मैंने Hg और शीशा मैंने Pb, मरकरी है ना, मरकरी Hg मैंने ये वाला नहीं है, ट्यूब जो अभी नहीं बताए वही वाला मरकरी है, लिक्विड नहीं बताए। और तुम्हारा क्या होगा, Pb मैंने शीशा, ठीक है। इसमें धातु होते हैं और भी करंट पास नहीं होता है हाँ, इसमें फिर भी करंट पास नहीं होता, अपवाद में याद रखिएगा। पूछेगा कौन सा ऐसा धातु है बाबू जिसमें करंट पास नहीं होता है, तो तुम्हारा शीशा हो गया और मरकरी हो गया, ऑब्जेक्टिव में बनाएगा है। अरे चलिए बाबू आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ें क्या, सामान्य धातु के बारे में। अधातु विद्युत व उष्मा की कुचालक होता है, कुचालक मैंने करंट पास नहीं करता है। जैसे ग्रेफाइट हो गया, मतलब ग्रेफाइट एक मतलब अधातु होते हैं और भी चालक कर रहा है, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट सोना होता है ना, पेंसिल का नुक, वो ग्रेफाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो तुम्हारा मतलब अधातु होते हैं और भी चालक काम करता है। अब बोलेगा सबसे ज़्यादा करंट किससे पास होता है, तो बोलना चांदी में। शीशा मतलब सिल्वर है ना, बहुत अच्छा चालक है। और सोना भी है लेकिन सोना नहीं यूज होता है, हम लोग इतना महंगा यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिल्वर को दिया गया है। आगे देखिएगा बाबू, घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब बहुत एकदम पास पास जम चिपका चिपका। देखिएगा, समानता अधिक अधिक धातु मतलब घनत्व, घनत्व उच्च गलनांक होते हैं, बहुत हाई लेवल पे पिघलता है। जैसे लोहा हो गया, पिघलता है नहीं, 15 कितना होता है, 1549 यानी 1539 नंबर 39 डिग्री से जब पिघलता है कौन, लोहा, ठीक है ना, उतना डिग्री पिघलता है, 1539 डिग्री लगभग उतना पिघलता है। सोचो तो है ना, उच्च उच्च गलनांक है ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो घनत्व उच्च होना चाहिए, मतलब अधिक घनत्व और उच्च गलनांक। जैसे सोडियम में पोटेशियम का घनत्व गलनांक कम होता है, क्यों, हवा में आधा तुरंत जल जाता है, चाहे कोई रिएक्शन कर लेता है ना, इससे तुरंत मतलब क्या गलनांक कम होता है। आगे देखिएगा, तुम्हारे इसमें समानता धातु के बारे में। अधातु का घनत्व गलनांक कम होता है, बिल्कुल नहीं कम। जैसे लकड़ी हो गया तुरंत नहीं जल जाता है जी, थोड़ी देर के बाद जल जाता है, वो जल जाता है तो अधातु हो गया। अब आता है क्या, धान्विक। धान्विक मैंने किसी भी पीटेंगे ना तो साउंड की आवाज़ आता है, उसे क्या बोले हम लोग, धान्विक बोलते हैं, ठीक है। ये धान्विक क्या होता है, तो बोला धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है ना आवाज़। जैसे कोई लोहा पे टक्कर मारता तो टन टन घड़ी में आवाज़ आता है, जो है ना, घड़ी की आवाज़ आता है जो इस तरह से होता है, ठीक है। तो तुम्हारा आवाज़ आता है टन टन की। सेम टू सेम क्या बोल रहा है बाबू यहाँ पे, अधातु में क्या होता है, जैसे अधातु में धान्विक नहीं होता है, जैसे लकड़ी है, जैसे पत्थर है, उसे मारूंगा तो उतना आवाज़ नहीं आएगा जितना आना चाहिए, ठीक है। आगे रुक जाओ एक मिनट, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, देखिएगा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फिजिकल हो गया एक तरह से, रासायनिक क्या होगा, बस इसका तो गुण हो गया, और रासायनिक गुण देखिएगा इस तरह। आगे देखिएगा, तो सबसे पहले आता है बाबू धातु, धातु और हवा से कैसे रिएक्शन करता है, समझ में आया। देखिएगा लिखा हुआ है धातु के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहला पॉइंट आयु के साथ अभिक्रिया, आयु मैंने हवा, वायु मैंने क्या होता है, हवा। तो हवा के साथ कैसे रिएक्शन करता है धातु, वो हम जानेंगे। जैसे लोहा का देख लीजिए, हवा के आधे जंग लग जाता है ना, सेम टू सेम कैसे रिएक्शन करता है वो देखेंगे। देखिएगा, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी मैग्नीशियम हो गया, जैसे देखिए Mg, इसलिए जिंक कॉपर सल्फाइड, कॉपर है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया क्या है ना, कॉपर ऑक्साइड बनने का बाबू। सेम टू सेम यही बोला जा रहा है कि कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या मैग्नीशियम रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पढ़ाते हूँ, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। फिर क्या बोला, धातु प्लस ऑक्सीजन मिले क्या बना, धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बोला कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ये दो दिख रहा है, ये बैलेंस किया हुआ है इसमें, समझ में है ना, ये बैलेंस करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। फिर क्या बोला, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Al2O3, ऐसे बैलेंस कर दिया गया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या होता है, मैग्नीशियम Mg+O, इसमें क्या O2 मतलब, इसमें मैग्नीशियम क्या बना है, MgO, यानी 2 इसका बैलेंस किया हुआ है, इसलिए हम इसको बोले मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया इतना चीज़। आगे चलते हैं, देखिएगा
ये क्या बोल रहा है बाबू, देखिएगा। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है, दिखा देता है हमको। कोई कोई ठंडा पानी से करता है, कोई गर्म पानी से करता है, कोई वाष्प से करता है, यानी करता ज़रूर है, लेकिन सोना नहीं करता है। समझ में ना? पूछेगा कौन सा ऐसा धातु है जो रिएक्शन ही नहीं करता, तो सोना नहीं करता है बाबू। अगर सोना करता तो क्या हो जाता, उसमें जंग लग जाता और इतना महंगा नहीं बिकता वो। समझ में आया ना? चलिए बाबू हम लोग देखते हैं क्या। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे सोडियम पोटेशियम देख रहे हैं ना, देखिएगा। Na माने क्या होता है, सोडियम, K माने पोटेशियम, ठीक है। देखिएगा, तो सोडियम पोटेशियम आयु में मतलब जो हवा होता है, वायु में अक्सिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए हमें किरोसिन तेल में डुबा के रखना पड़ता है। पूछेगा कौन सा ऐसा धातु जिसे मिट्टी के तेल में डुबाया जाता है, तो बोलें कि सोडियम और पोटेशियम को। ये हर बार पेपर में आता है, ठीक है, इस बार भी आएगा। अब टिक लगा के आना, ठीक है। आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट। अब देखिए कुछ यहाँ बोले मैग्नीशियम एल्युमिनियम, दिख रहा है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और पीबी मैंने शीशा वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, एकदम से नहीं करता, एकदम धीरे धीरे, एकदम बहुत लंबा टाइम लेता है। जैसे शीशा में जंग लगता है ना जी, शीशा कैसे खराब हो जाता है, तो आर पार दिखने लगता है, कुछ चित्ता चित्ता हो जाता है ना, उससे जंग लग जाता है, ब्लैक होता है, शायद ब्लैक होता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का भी जंग लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इन धातुओं पर ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है ना, इसीलिए से बोल रहा है। फिर बोला लोहा, यानी आयरन मैंने क्या होता है, लोहा, तो वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वलन में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से अभिक्रिया करने लगता है। ज्वलन में जब आग होता है उसमें जल डाल देते हैं लोहा का चूर्ण, तो जल्दी से क्रिया करने लगता है और जंग लग जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, मतलब जलता नहीं है वो। क्या बोल रहे हैं, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उन पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कभी भी कॉपर में तुम्हारा लगेगा ना जंग, तो कैसा होगा, काला, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कॉपर में कैसे हो रहा है जी, कॉपर भी प्रचलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बढ़ जाती है। जैसे कॉपर को जला दिया तो क्या हो जाता है, काला चढ़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन असली में उसको जंग देखा तो हरा होता है ना। तो तुम्हारा काला चढ़ रहा है जलाने के ऊपर। फिर देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बाबू, देखिएगा। ये बोला जा रहा है कि चांदी यानी एजी, बोलते ना एजी मैंने चांदी होता है, सिल्वर चांदी एक ही चीज़ होता है। तो एजी यानी यही, यानी चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, हालांकि चांदी करता है, करता था मैंने वो ब्लैक बन जाता है, लेकिन सोना 100% नहीं करता है। आगे देखिएगा, अब उपधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं, ये पेपर में आता है 100%, ठीक है। उपधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, देखिएगा, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता हो उससे बोलते हैं उपधर्मी ऑक्साइड, और जल और लवण का निर्माण करता हो, ठीक है। फिर से पढ़ते इसको समझिएगा बाबू। उपधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है और लवण और जल उत्पन्न करता है, उससे क्या बोलते हैं, उपधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा एल्युमिनियम हो गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, Al2 दिख रहा है, एल्युमिनियम हो गया, ये तुम्हारा क्या HCl से रिएक्शन कर रहा है, HCl। फिर क्या हो तुम्हारे यहाँ पे, देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे क्या हो गया ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना है तुम्हारा, मतलब NaLO2, ठीक है, जो कि H मतलब क्या लवण एक तरह से, और तुम्हारा जल निकल रहा है, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ कैसे अभिक्रिया कर रहा है, धातु जल के साथ कैसे करता है अभिक्रिया, देखिएगा। धातु प्लस जल जब भी रिएक्शन करेगा तो बनाएगा धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। ये पूछेगा अम्ल को या फिर कोई भी धातु को अगर पानी से रिएक्शन करा रहा हूँ तो कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसे याद करिएगा, यहाँ पे दिख रहा है। अगर धातु ऑक्साइड प्लस जल जब रिएक्शन होगा, धातु ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम, इसमें कुछ भी ऑक्सीजन लग चुका है और जब जल बना तो धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए बाबू, देखिएगा इधर, ये तुम्हारा धातु है, क्या ये धातु है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, देखिएगा। ठंडे जल के साथ क्रियाशील कौन है, तो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। पूछेगा और ठंडे जल से रिएक्शन कौन करता है, तो बोला सोडियम पोटेशियम कैल्शियम करता है। फिर क्या बोला यहाँ पे, भाप के साथ केवल भाप से करने वाला कौन है तत्व, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। आयरन मैंने लोहा होता है, इन जिंक, ठीक है। फिर बोलेगा बाबू गर्म जल के साथ कौन सा अभिक्रिया करते हैं, सिर्फ मैग्नीशियम है जो गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है, और भाई कोई नहीं करता, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे बाबू, देखिएगा धातु, देखिएगा जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, वैसा कौन सा धातु जो कोई नहीं करता है, तो तुम्हारा हो गया पहला शीशा, दूसरा तुम्हारा कॉपर, तीसरा तुम्हारा एल्युमिनियम, और तो चौथा क्या हो गया, Ag माने चांदी। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरता है, तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है ना जो बुलबुले वो धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए वो तैरने लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसे कुछ एग्जांपल देखिएगा, जैसे सोडियम हो गया, जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और उष्मा निकालेगा। फिर क्या बोला यहाँ पे, कैल्शियम हो गया, जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। मैग्नीशियम बनेगा, जल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और लोहा भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा। आगे देखिएगा धातु की तुलना अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है, देखिएगा
बोला अब धातुओं, नेक्स्ट एक मिनट, बोला धातुओं की तन्नु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तन्नु माने थोड़ा अम्ल रहता है ना, नॉर्मल अम्ल, उसके साथ अभिक्रिया करने पे क्या मिलता है, ठीक है। देखिए क्या बोला पे, धातु प्लस तन्नु अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तन्नु अम्ल हो चाहे सांद्र अम्ल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारा क्या निकालने वाला है, हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ में आ गया इतना चीज़। आगे देखिए, जैसे तुम्हारा लोहा हो गया बाबू, लोहा का जब अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, कोई भी धातु को जब अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो तुम्हारा लवण और हाइड्रोजन गैस से निकालेगा बाहर। जैसे लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब HCl से रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है बाबू कि कॉपर यानी कि तांबा और Ag माने कि चांदी और मतलब Hg माने मरकरी, ये तन्नु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नोट करके इसके लिखिएगा, समझिएगा। बोलूँगा कौन सा ऐसा धातु है जो तन्नु अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, तुम्हारा कॉपर हो गया और Ag हो गया और मरकरी हो गया, तीनों नहीं करती है। समझ में आ रहा है। Ag मतलब मरकरी होता है, Ag माने चांदी होता है और Hg माने मरकरी होता है और Cu माने कॉपर होता है, जिसे तांबा बोलते हैं। ये तुम्हारा नहीं करता रिएक्शन, याद रखिएगा दिमाग में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है बाबू, धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। देखिएगा मान लीजिए का तुम्हारा धातु है, फिर क्या बोला लवण विलयन ख है, फिर क्या बोला लवण विलयन क प्लस धातु ख बन जाता है। देखिए कैसे, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को अपने अणु के विलयन के स्थापित कर देता है, मतलब विस्थापन करता है। अभी पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ऐसे नहीं करता बाबू, उसको हटा देता था। फिर क्या बोला, यह धातु के सक्रिय श्रेणी पर आधारित है, तो धातु की सक्रिय श्रेणी दिख रहा है वाला, इस पर आधारित है। सबसे ऊपर रहेगा उसका ज़्यादा पावर रहेगा, फिर नीचे कम पावर रहेगा, फिर और कम नीचे लास्ट में ये जी रहता है, ये यू रहता है, इसके अंदर रिएक्शन नहीं करता है वो। समझ में आ रहा है। आगे क्या बोल जा रहा है यहाँ पे देखिए, अब सक्रिय श्रेणी क्या होता है, सक्रिय श्रेणी मतलब एक्टिविटी, मतलब उसका कार्य करने की क्षमता, कौन फास्ट काम करता है। देखिएगा सोडियम पोटेशियम को गर्म तेल मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों, ताकि हवा के संपर्क में आते ही हम लोग मतलब उसे आग लग जाता है, इसलिए रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, देखिए वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में सजाया गया है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही माने घटते क्रम, अवरोही माने बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया गया है, ठीक है। तो देखिएगा हाँ बढ़ते क्रम में, देखिएगा सबसे नीचे दिख रहा है बाबू, सबसे नीचे यहाँ देखो, ये तुम्हारा ये यू है, यानी क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। फिर उसके ऊपर एक क्यू, फिर Hg, फिर AU, फिर H, इसका मतलब बाबू यहाँ पे H है, मिस हो चुका है यहाँ पे, मिटा नहीं, मतलब H है, हाइड्रोजन है जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे P मैंने शीशा होता है, सब जानते हैं। तुम्हारा P आयरन हो गया, लोहा हो गया, मतलब जिसे बोलते हैं, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आप ऊपर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिएगा सोडियम है बाबू, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, और देखना यहाँ से क्या तुम्हारा बहुत हाई रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव, मतलब हाई रिएक्टिव एक्टिव मतलब तत्व है, ठीक है। फिर क्या बोला बाबू, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, जैसे बोलते हैं लोहा और शीशा, इसे क्या बोलेंगे, देखिए इससे घटित अभिक्रियाशील है, मतलब कम घटित है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है बाबू, देखिएगा जैसे बोला एक कॉपर मतलब हाइड्रोजन, कॉपर, मैग्नीज, Hg, AQ और AU, ये सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे कम, ना के बराबर करता है रिएक्शन। समझ में आ गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातु धातु मिलता है तो क्या बनता है, देखिएगा क्या बोला, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त होता है। कोष पता है बाबू क्या होता है, देखिएगा कोष मान लीजिए हाइड्रोजन जैसे ऐसे होता है, के कच एल कच पढ़ा है ना, एक कच, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होता है पहले कच में, इसमें 8 होता है, हमेशा के लिए रहेगा, तो बनता है 2 8 और 8 फिर 8, मतलब ये कैसे बनता है, संयोजकता बोलते हैं जिसे हम लोग पढ़ाए ना पिछले क्लास में, सबसे फर्स्ट में देखिएगा आप। आगे देखते हैं हम लोग कैसे होता है, देखिएगा यहाँ पे तत्वों का अभिक्रियाशील संयोजकता को पूर्ण करने के लिए परिवर्ती रूप में समझा जा सकता है। देखिए कैसे समझते हैं, क्या बोला बाबू, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष को इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं, जो देता है वो क्या बोला प्लस बन जाता है। जैसे हम जानते हैं कि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम ये देता तो इसका मतलब सोडियम दे चुका है, और क्लोरीन ऐसा रहता है इसका मतलब ये ले चुका है, इसका मतलब ये ले चुका है, तो लेगा तो माइनस और देगा तो प्लस, ऐसा होता है इसके अंदर। आगे देखिएगा नेक्स्ट, देखिए बाबू नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है इसमें हम बोल रहे हैं ना बाबू, देखिएगा धातु के परमाणु अपने संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और धनायन बनाता है। और फिर क्या बोल रहे हैं, मतलब अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणात्मक बनाता है। पता है ना, जो लेगा वो नेगेटिव और जो देगा वो पॉजिटिव बनाएगा। समझ में आ रहा है इतना चीज़। आगे देखते हैं, देखिएगा देखिए NaCl कुछ निर्माण किया गया है। NaCl में क्या होता है, नमक होता है, क्या होता है, नमक होता है। तो सोडियम का क्या होता है, 11 नंबर पे आता है, 281, ठीक है, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है बाबू, और तुम्हारा क्या सोडियम, देखो अब ये है ना सोडियम प्लस हो गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो दिख रहा है, ये दे रहा है, देखो तुम्हारा 28 हो गया, अब 1 दे दिया, ठीक है। जैसे बोला कि सोडियम धनायन बन चुका है। अब यहाँ देखिएगा क्लोरीन,
क्लोरीन H प्लस ले रहा है ना, ये देखो तो ले रहा है, तो 287 हो गया, मतलब अभी ले नहीं रहा, अभी मतलब ये आ रहा है इधर, तो तुम्हारा अलग हो गया, इसमें ले लिया ना, तो ठीक है -1 हो गया, और 288 यानी क्लोरीन ऋणात्मक हो चुका है, ठीक है, यानी ले चुका है, अपने कोर्स को पूरा कर चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा, ऐसे तुम्हारा सोडियम हो गया, इसमें था एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया तो प्लस बन गया ना, जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे यहाँ पे हो गया, फिर इसमें क्या हो गया, इसमें चला गया और ये तुम्हारा प्लस बन चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा वो नेक्स्ट। अब आते बार आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक का मतलब होता है हमेशा के लिए दे देना, तो तुम्हारे हमेशा के लिए दे दिया है। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड मैंने हिंदी में साथ सहयोगी बंध बोलते हैं, जैसे कार्बन बनाता है, कार्बन नहीं दे सकता चार और नहीं ले सकता चार, इसलिए उसको बंद बनाना पड़ता है, और इसमें क्या है ना हमेशा के लिए दे दिया, इसे बोलते हैं आयनिक, ठीक है। देखिएगा आयनिक यौगिक क्या होता है बाबू, विपरीत आवेशों, विपरीत माने माइनस प्लस, विपरीत आवेशों आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है ना जी, माइनस प्लस आकर्षित करता है, प्लस प्लस में करेगा नहीं करेगा, चाहे माइनस माइनस में भी नहीं करता है तो माइनस प्लस करता है। आगे देखिएगा, तथा मजबूत इसी विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। आयनिक यौगिक एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता है बिल्कुल तरह से, ठीक है। आगे देखिएगा, ऐसे आगे देखना है बाबू, इधर क्या बोला जा रहा है। अब बोला आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है, जो आयनिक यौगिक होता है ना उसका क्या गुणधर्म है, क्या उसका प्रॉपर्टी है, देखिएगा ये बोला जा रहा है बाबू यहाँ पे। तो पहले आता है भौतिकी प्रकृति पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे गलनांक का कथनांक बिंदु क्या होगा, फिर हम पढ़ेंगे घुलनशील क्या होता है, घुलनशीलता के आधार पर मतलब बांट दिया गया, फिर हम पढ़ेंगे धातु की चमकता क्या चालकता क्या होता है, करंट पास होता है कि नहीं होता है, इस पर हम डिपेंड करेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम लोग पढ़े क्या, भौतिक प्राकृतिक, ठीक है बाबू। ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये ठोस होते हैं व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर माने जैसे तोड़ोगे ना तो टूट जाएगा, जैसे ईंट हो गया, ईंट को तोड़ोगे तो टूट जाता है, लकड़ी को तोड़े तो टूट जाता है, वैसे ही होता है, ठीक है। आगे देखिएगा इधर, अब आता है गलनांक बिंदु कथनांक बिंदु। गलनांक मतलब गल जाना, कितने डिग्री पर गलेगा, कथनांक मतलब कितने डिग्री पर वो जमेगा, ठीक है। देखिएगा तो आयनिक यौगिक का गलनांक व कथनांक बहुत ही अधिक होता है, नहीं जल्दी घटेगा और नहीं जल्दी जमेगा, बहुत हाई लेवल का होना चाहिए तब जाके होगा। अब आता है बाबू घुलनशीलता, क्या घुलनशीलता है उसके अंदर, तो आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलयनों में अविल्य होता है। क्या बोला इसने, देखिएगा आयनिक यौगिक होता है प्राय जल में घुलनशील होता है, और वह मतलब इसमें और केरोसिन तेल या पेट्रोल जैसे विलयनों में मतलब अविल्य होता है, मतलब घुलनशील नहीं होता है। समझ में आ गया इतना चीज़। आगे देखिएगा नेक्स्ट, विद्युत का चालकता क्या होता है बाबू, यानी करंट कैसे पास होता है, देखिएगा। तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में है, विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालक करते हैं, यह ठोस रूप में विद्युत का चालक नहीं करता है। समझ में आ गया क्या बोला इसने बोला कि ठोस रहेगा ना तो करंट पास नहीं करेगा, अगर भींग हो जाएगा ना, गीला रहेगा लिक्विड रहेगा तो करंट पास करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग बाबू, धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, तो धातु ना निकलता कैसे, देखिएगा जमीन के अंदर से ना सब निकलता है, जैसे सोना चांदी हो गया उसके अंदर कुछ निकलता है ना, उसमें तो साफ किया जाता है तब ना सोना चांदी निकलेगा जी, सब मिट्टी मिला रहता है, कैसे कुछ खिलौना वगैरह मिल जाता है तो मिट्टी में रहता है ना, उसे साफ करने का, और जो मिट्टी रहता है उसी को बोलते हैं गैंग, क्या बोलते हैं उससे, गैंग बोल जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। गैंग कैसे गैंग के अंदर चलता है, सब चलता है ना जी, वैसे गैंग है उसमें भी, देखिएगा। तो सबसे पहले बाबू आता है खनिज, क्या आता है बाबू, खनिज किसे कहते हैं, पेपर में आएगा, हजम आता ही आता है, ऐसा बोलेगा खनिज किसे कहा जाता है। तो देखिए क्या बोलेगा यहाँ पे, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी होता है, देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है हम ऊपरी पर रहते हैं, तो मान लीजिए गड्ढा खोदते हैं तो नीचे निकलता है ना कुछ ना, उसमें तो जो निकलता है ना उसी के हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी के प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखना बाबू यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा। अब बता एस्क क्या होता है, एस्क भी तो होता है, देखिएगा वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और निकालना लाभकारी होता है उसे एस्क कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ निकाला ज़मीन के अंदर से, उसमें धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उसे निकालने में हम लोग फायदा है, जैसे सोना निकल गया तो फायदा नहीं जी, तो उसे बोलते हैं एस्क, बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे एस्क बोल जाते हैं, अयस्क, ठीक है। आगे देखिएगा, असक्रिय श्रेणी में संबंधित धातु क्रम, सक्रिय श्रेणी होता है ना जो पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज, उसके हिसाब से कैसे बांटा गया इसको, देखिएगा। तो धातु क्रम देखिए क्या बोल रहा है बाबू, सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम, क्या धातु का क्रम है हम देखेंगे, ठीक है। तो बोला सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे ज़्यादा अधिक है, और क्या बोला स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी लड़ाई करते रहेगा, मान लीजिए सिंपल सी बात है, ये पंगा लेता रहता है, इससे मर्जी डरता नहीं किससे, ज़्यादा बोला ठोक भी देगा वहीं पर, उसी तरह से ये धातु है। कैसे क्लास में 3 तरह का स्टूडेंट होता है, एक तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, देखिए समझाते हैं पहले, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो देखो सबसे अधिक अभिक्रियाशील एकदम बहुत एक्टिव है, ज़्यादा बोलेगा तुरंत वहीं पर शूट कर देगा, वैसा ये सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, कुछ न किसी अटैच रहता है, लड़ाई करते रहता है, समझ लीजिए एक तरह से। आगे चलते क्या देखिएगा, अब मध्य अभिक्रियाशील तत्व,
थोड़ा हाँ थोड़ा ना, देखिएगा इधर, जिंक हो गया, लोहा हो गया, शीशा हो गया, कॉपर हो गया और Hg हो गया, जैसे मरकरी बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सल्फर ऑक्साइड होता है कार्बोनेट एस के रूप में कार्बनिक द्वारा अपचयन होता है, मतलब कार्बनिक माध्यम से ये क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, ये कम अभिक्रियाशील तत्व है। अब नेक्स्ट चलते हैं बाबू, ये क्या देखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, मतलब ही नहीं इसको, लेकिन इसमें चांदी है ना, चांदी लचीला मतलब लालची है। ठीक है ना, ये चला जाता है। ये दोनों भाई ये बोलता है मत जाना बाहर। ठीक है, तो सोना बोलता है, तो ये बोलते इस तत्व पे तो पाया जाता है, लेकिन ये बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो जाता है तो बस मुंह काला करवा देता है, यानी कि जंग लग जाता है उसका, लगता है ना जी जंग, काला ही नहीं होता जंग, इस समय जंग लग गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आगे देखना, अधातु का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कैसे, निष्कर्षण मैंने कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको देखिएगा। एच से धातु प्राप्त करना, कैसे एच से धातु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चरण 1, एच को की समृद्धि करना, मतलब बांटना, उसको अलग अलग छाट देना। फिर क्या बोला बाबू इसने, धातुओं का निष्कर्षण, कैसे धातु को अलग अलग कैटेगरी में पार्ट बांट के उसे यूज करना। फिर क्या बोला, चरण धातु के परिक्षण, अब लास्ट में धातु बन जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, पहले देखने कैसे बोला, एस को क्या दिख रहा है, देखना दिखाता हूँ बाबू, एस का दिख रहा है क्या, एस ऐसा दिख रहा है। आगे क्या बोल रहे देखिएगा, फिर आता है एस का सामंथन करना, क्या बोला है, सांद्रता, सांद्रण करना। ठीक है, फिर क्या बोले, इसे 3 भागों में बांटेगा, पहला उच्च अभिक्रियाशील तत्व है धातु है, फिर क्या मध्य अभिक्रियाशील धातु है, और क्या निम्न अभिक्रियाशील धातु है। फिर देखिएगा वो मतलब उच्च अभिक्रियाशील तत्व में क्या आएगा देखिएगा, तो तुम्हारा आता है गलित धातु का विद्युत का अपघटन करता है, किसमें करता है, विद्युत यानी करंट पास करवाता है, तब जाके तुम्हारा धातु बनेगा। समझ में आ गया। इसी तरह से विद्युत जैसे शुद्ध धातु प्राप्त होता है। देखिए आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, शुद्ध धातु की प्राप्ति होता है। फिर यहाँ देखना नेक्स्ट, फिर आता है मध्यकालीन में, मध्यकालीन मतलब मध्य अभिक्रियाशील धातु है बाबू। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, देखिए HgS बोलते हैं, और जेड मतलब जिंक एस बोलते हैं, ZnS। फिर क्या बोलते हैं इसे, कार्बोनेट एस यानी ZnCO। ठीक है, कार्बोनेट एस बोलते हैं, CO2 होगा, CO2 है बाबू, मिस हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे कार्बोनेट है यानी 3 होगा बाबू, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, ZnCO3। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, फिर देखिएगा निम्नलिखित अभिक्रियाशील धातु है, मतलब निम्न, निम्न मैंने बहुत कम दम, बहुत लो लेवल का, जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गया, एस को इसका नीचे लिखा हुआ देखिएगा। तो तुम्हारा था ना बाबू, यहाँ देखिएगा, ये तुम्हारा मध्य वाला देखिएगा। नेक्स्ट पहले जैसे सीना बार हो गया, सीना बार किसका, एस का है, तो बोलना किसका, तो मरकरी का एस का सीना बार पूछता है पेपर में, सीना बार किसका एस का है, तो बोलना मरकरी का, इसको बोलते हैं HgS। ठीक है, HgS। आगे देखिएगा बाबू, ये वायु के संपर्क में भर्जन करता है, और ये तुम्हारा सीमित आयु में रहता है। कौन सीमित आयु में रहता है, देखना ये दिख रहा है क्या, ये बोला कार्बोनेट है इसके, ये सीमित वाला में रहता है, और ये निष्पतापन होता है, क्या बोलते हैं इसे, निष्ठापन। और तुम्हारा ये क्या बनेगा, उसके बाद धातु ऑक्साइड बनाएगा, फिर बनाएगा धातु में उपचयन कराएगा, अपचयन। फिर क्या बोले बाबू देखिएगा, फिर धातु का क्या हो जाता है, शोधन होता है। ठीक है, अब चाहते हैं निम्न की ओर चलते हैं, निम्न धातु वाला देखिएगा। सबसे पहले सल्फर ऑक्साइड बनाएगा, और इसका बनेगा, फिर क्या बनेगा, भर्जन बनेगा, क्या बनेगा, भर्जन से फिर क्या बनेगा, धातु से फिर क्या बन जाएगा बाबू, परिष्करण बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अयस्कों से धातु निष्कर्षण के प्रयुक्त का चरण ये दिखाया गया, ऊपर की ओर हम पढ़े ना, वही तुम्हारा चरण है इसका। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, कुछ मुख्य परिभाषाएं, परिभाषा भी तो होता है, गैंग किसे कहते हैं, धातु बता किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, सब जानेंगे बाबू देखिएगा। तो बाबू गैंग किसे कहते हैं, गैंग बोलते हैं ना, गैंग, चलो गैंग जानते हैं हम लोग, साइंस की भाषा में गैंग किसे कहते हैं, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियाँ पाई जाती है, उन्हें गैंग कहते हैं। समझ में आ गया, जैसे सोना से कुछ सोना निकालते हैं नीचे से, कुछ ना कुछ गंदगी लगा रहता है, मिट्टी वगैरह बालू वगैरह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर एस को आयु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं। पेपर में आता है, गैंग पूछ सकता है, भर्जन पूछ सकता है, जाना कैसे होता है। ठीक है, आगे क्या होता है, उदाहरण के लिए देखिए, जिंक सल्फेट मतलब ZnS प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, तो ताप मतलब उच्च ताप पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो तुम्हारा गैस है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सीने बार क्या बोलते हैं, HgS को सीने बार बोलते हैं, और तुम्हारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और अधिक ताप मैंने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करेगा, तो Hg मतलब क्या बोलते मतलब मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा, और तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आता है निस्थापन, क्या होता है बाबू, निस्थापन अभी पढ़े, निस्थापन इसका जाने क्या होता है निस्थापन। तो कार्बोनेट एस्क को किसी एक्स को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्थापन कहा जाता है। फिर से समझिएगा, देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, कार्बोनेट एस्क जो होता है ऊपर कार्बोनेट एस्क है, उसे अधिक मतलब सीमित आयु में, कम आयु में मतलब कम आयु में अधिक ताप पर गर्म करने पर
क्या बदल गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे जिंक कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इधर देखिएगा तापमान करेंगे हीट तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब बताओ उपचयन क्या होता है। उपचयन क्या होता है, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायन की प्रयोग कर धातु प्राप्त की जाती है, उसे अपचयन कहा जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम लोग, धातु का परिष्करण कैसे होगा। आगे देखना, धातुओं से अपद्रव्य को घटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत विघटन है। मतलब जो धातु ना बाबू, धातु से अलग अलग जो कीड़े, जो मैं कह रहा हूँ मतलब जो गंदगी होता है ना, उसको हटाने के लिए करंट पास करवाना सबसे अच्छा उपाय है। करंट पास करवा देंगे, जितना गंदगी था सब हट जाएगा और धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ऐसे देख रहे हैं बाबू, ये कैथोड है, एनोड है। कैथोड बोलते हैं माइनस वाला साइन को, ठीक है, एनोड बोलते हैं प्लस वाला साइन को। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं इसे, अम्लीय H2SO4 का विलयन है, यानी सी मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, अम्लीय है एक तरह से, CuSO4 का विलयन है। फिर क्या है, टैंक है जो कि है ऑफ द्रव्य यानी एनिड टैंक है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये कॉपर बाबू दिख रहा है, ये तुम्हारे दिख रहा है, ये शुद्ध है, जिससे कि करंट पास करवाएगा ना, देखो ये तुम्हारा माइनस प्लस बैटरी का निशान लग रहा है, ये जब करंट पास कराएगा तो तुम्हारी जो गंदगी दिख रहा है वाला, ये गंदगी है, एक जगह जमा हो जाएगा, और जो मतलब क्या है एनेड पैंक पे जमा हो जाएगा, बाकी जो बचेगा तुम्हारा धातु है जो कि शुद्ध रहेगा। ठीक है, जो कि इस पे चिपक जाएगा जाके। समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, इसे बोलते हैं विद्युत अपघटन परिष्करण। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ऐसे एनोड पर क्या होता है, एनोड पर समझिए क्या हुआ, एनोड पे अशुद्ध तांबा आ गया। देखिए एनोड दिख रहा है यहाँ पे बाबू, ये देखिए एनोड दिख रहा है क्या, इसमें ना अशुद्ध आ जाता है, अशुद्ध तत्व, और इसमें क्या आता है शुद्ध। समझ में आ रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक ना, एनोड पर अशुद्ध तांबा आता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा आता है। समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए विलयन यानी कॉपर सल्फेट प्लस तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सूक्ष्म मात्रा में होता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। यहाँ देखिएगा जो कि दिखा रखा है नीचे। अब विलयन क्या है, ये विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, धारा मतलब करंट प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत के क्या अपघटन में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है, अपघटन में, जो गंदी होता है उसमें घुल जाता है। फिर क्या बोला, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन में कैथोड पर निक्षेपण होता है। तो कैथोड लाइन था ना, कैथोड यानी एने वाला, इस पर क्या होता है, चिपक जाता है जाके। ठीक है, अब एनोड पे अशुद्ध हो जाता है, एनोड पे अशुद्ध, कैथोड पे शुद्ध। आगे देखिएगा बाबू नेक्स्ट। अब बिल्ली शुद्ध एनोड तली पर निक्षेपण होता है, जो घुलता नहीं ना गंदगी, वो कहाँ होता है, नीचे जाके जम जाता है। देखिएगा फोटो एक बार दिखाते हैं, ये दिख रहा है, ये मान लो जो मतलब अच्छा धातु था और इस पे आ गया एनोड पर, कैथोड पे जम गया। फिर जो गंदगी था थोड़ा बहुत पानी में घुल गया, और जो बहुत ज़्यादा भारी था वो नीचे आके जम गया। दिख रहा है, ऐसा हो गया। आगे चलते बाबू नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है बाबू, किसी भी धातु को कैसे रोक सकता है जंग होने से। समझ में आ गया। आगे देखिएगा क्या होता है, धातु अपने आसपास अम्ल आधारता एवं आयु के आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाता है। संक्षारित तो मैंने जंग लग जाता है, ऐसे कॉपर पे जंग लग जाता है, क्या बोलते हैं चांदी पे जंग लग जाता है, लोहा पे जंग लग जाता है। समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा इसको, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर देखिएगा, सिल्वर मैंने चांदी, तो वायु मतलब आयु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। यानी कि चांदी का रंग काला होता है, चांदी का जंग का रंग कैसा होता है, काला। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कॉपर यानी आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, हरे रंग का बनाता है, कैसे बनाता है, हरे रंग का। अब लोहा पे देखिए, आयु में मतलब आर्द्र आयु में लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे रंग कहते हैं। समझ में आ गया। और संरक्षण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे उपाय है, उपाय होगा ना जी कुछ ना कुछ करने के लिए। देखिएगा, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, एस लेपन करके, जो होता है प्रक्रिया, या क्रोमियम लेपन द्वारा। क्रोमियम होता है ना, क्रोमियम ये क्या है, जिंक की परत हो, एस लेपन कहते हैं। और एनोडीकरण करके भी कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। ठीक है, इसे मिश्र धातु बनाकर बना सकते हैं, मिश्र धातु से भी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एस लेपन क्या होता है बाबू, एस लेपन पेपर में आता है, क्या बोलते हैं, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की जिंक यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं जस्तीकरण, चाहे यश लेपन कहा जाता है। ठीक है, जस्तीकरण बोलिए चाहे यश लेपन कहिए, दोनों आंसर एक ही है। ठीक है, आगे चलते बाबू नेक्स्ट। और इस तरह से अपना चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट को मतलब नोटिफिकेशन मिल सके और पढ़ सके। ठीक है बाबू, और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।